एग्जाम कोच। हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी संस्था आपके लिए इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज लेकर आ रही है और इंडियन पॉलिटी का ये सीरीज अगर आपने नोट्स बना लिया तो विश्वास मानिए, न सिर्फ आप कांस्टेबल जैसे एग्जामों को भी क्रैक कर पाएंगे बल्कि स्टेट सर्विसेज के जो प्री एग्जाम होते हैं उसको भी आप क्रैक कर पाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आप छोटे से छोटे एग्जाम को भी क्रैक कर पाएंगे और यदि आप यूपी पीसीएस में अपनी तैयारी अपनी संभावना देखते हैं तो वहाँ भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। शर्त ये है कि हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, फैक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हमारे साथ क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट में अपने सुझाव को लिखिएगा ज़रूर। हमारी संस्था के लोग आपसे संपर्क भी करेंगे और उसका जो भी समाधान होगा उसका समाधान भी देंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो भी बातें की थी वो संसद के बारे में बातें की थी और हमने बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। लेकिन संसद के बारे में अगर सामान्य जानकारी हमको लेनी है, संसद का सामान्य परिचय लेना है, तो इसके लिए आर्टिकल 79 के बारे में ही जानना पड़ेगा। आर्टिकल 79 संसद के बारे में यह कहता है कि संसद के 3 अंग होते हैं और संसद के 2 सदन होते हैं। अगर हम 3 अंगों की बात करें तो इसमें से 3 अंग भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, जबकि 2 सदनों की बात करें तो वह सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा। फिर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि राज्यसभा क्या होता है, मेंबर्स कैसे आते हैं, प्रथम बैठक कैसे हुई, चुनाव कैसे होता है, इन सभी बातों को हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने शुरुआत की थी लोकसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में भी जो सामान्य परिचय होता है, परीक्षा उपयोगी जो बातें होती हैं, हमने पढ़ लिया था। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ाई की थी, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ाई की थी और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ही जानकारी इकट्ठा किया था। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आज कुछ और बातें हमको जाननी है और बात यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद पर रहने के दौरान कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं और अपने पद पर रहने के दौरान कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं और कुछ पावर्स दिए गए हैं। इन्हीं दोनों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी हेडिंग डालिए, लोकसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार एवं शक्तियां। आप भी हेडिंग डालिए और हेडिंग होगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष डैश विशेषाधिकार। लोकसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार एवं शक्तियां यानी कि प्रिविलेज एंड पावर्स। इसको लिखेंगे प्रिविलेज एंड पावर्स और यही आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो इसमें से जो पहला हम हेडिंग डालेंगे, फिर से हेडिंग डालेंगे और ये होगा लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया विशेषाधिकार। पहला हम हेडिंग डालेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आइए देखते हैं क्या विशेषाधिकार है उनको। देखिए, संसद को लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी जाती है और लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद जितना ज़्यादा पवित्र होगा उतना ही बेहतर हमारा लोकतंत्र भी काम करेगा, उतना ही सजीव तरीके से हमारा लोकतंत्र काम करेगा। लोकतंत्र यानी कि अगर हमारा मंदिर है संसद, तो इस संसद का एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा। और हमने जब संसद को मंदिर की संज्ञा दी है तो हमने देखा कि अगर हमारा मंदिर जितना पवित्र होगा उतना ही ज़्यादा हमारा लोकतंत्र भी पवित्र होगा। लेकिन इस मंदिर में बैठा हुआ पुरोहित यानी कि सदन का बैठा हुआ अध्यक्ष अगर अपने काम को ठीक तरीके से संपादित नहीं कर पाएगा तो हमारा लोकतंत्र रूपी संसद रूपी मंदिर भी समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र भी विखंडित हो जाएगा। इसीलिए लोकसभा का जो पुरोहित है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि आप अपने पद पर रहकर अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वाह कर सकें।
और उन्हीं विशेषाधिकारों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से किसी प्रावधान के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष के विशेषाधिकारों का जिक्र नहीं करती है। ये रहे लोकसभा अध्यक्ष और ये रहा इनका विशेषाधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार लोकसभा के कानूनों के द्वारा निर्धारित होता है। लोकसभा खुद के लिए कानूनों का निर्माण की है, संसद ने खुद के लिए कानूनों का निर्माण किया है और इन्हीं कानूनों के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। और ये विशेषाधिकार क्या होते हैं उसको समझिएगा। पहले तो ये है, पद की सुरक्षा दी गई है। और पद की सुरक्षा कैसे दी गई है, तो ये देखिएगा, पद की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ पोस्ट। मान लीजिए लोकसभा स्पीकर है और लोकसभा का कोई मेंबर अनावश्यक वार्तालाप कर रहा है, लोकसभा की कार्यवाहियों को अनावश्यक रूप से बाधित कर रहा है, और यदि लोकसभा के स्पीकर ने उसको डांटा, उसको अनुशासित किया, उसको पनिश किया, तो उसे इस बात का भय न रहे कि हमने जिसको डांटा है वो हमें ही पद से हटा दे। इसलिए संविधान ने स्पष्ट रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के पद की सुरक्षा दी है। और पद की सुरक्षा कैसे है तो इसको समझ लेते हैं। पहले हम देखेंगे, पद की सुरक्षा का मतलब ये हो गया कि लोकसभा का अध्यक्ष का होता है चुनाव। और ये चुनाव कहाँ से होता है? बाहर के जनता के बीच से चुनाव होता है? जी नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। तो बहुमत कौन सा हो गया? ये हो गया साधारण बहुमत। और ये चुनाव बाहर के लोगों के बीच से नहीं होता है, ये चुनाव खुद लोकसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। तो देखिएगा, ये है चुनाव साधारण बहुमत से, सदस्यों के बीच से। और जो ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तो चुनने के पश्चात हम क्या करते हैं? चुन लिया जाता है तो हम उसका बनाते हैं कार्यकाल। और ये है आपका कार्यकाल। और कार्यकाल हमने देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और ये कार्यकाल इसके पद ग्रहण करने की तारीख से शुरू होता है और अगली लोकसभा के प्रथम बैठक तक होता है। इसके पहले अगर इसको पद से हटाना है तो कुछ ही प्रक्रिया है, यानी कि या तो रिजाइन देगा, या तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी, या लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे तभी हटाया जाएगा। यानी कि अगर अध्यक्ष ने किसी को धमकाया तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही उसको पद से हटा देंगे। पद से हटाने का तरीका ये है जिसको कहते हैं पदमुक्ति, और इसी पर जोर देना, ये इसका विशेषाधिकार है, ये है पदमुक्ति। तो पदमुक्ति देखिए क्या है, इसको कुछ संरक्षण दिया गया है, उस संरक्षण के आधार पर देखिएगा पदमुक्ति कैसे हो रही है। तो पदमुक्ति करने के लिए सबसे पहले देखेंगे पदमुक्ति। और पदमुक्ति हम कैसे कर रहे हैं, रिमूवल कैसे कर रहे हैं। तो पदमुक्ति के लिए हमने एक आर्टिकल का निर्माण किया है, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 96। और पदमुक्ति के लिए हमको सबसे पहले देना पड़ेगा सूचना। इसको संरक्षण दिया गया है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और सूचना कब देना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व। ऐसा नहीं कि तत्काल ही बोलेंगे कि जाइए आप घर यहाँ से निकलिए, ऐसा नहीं है। इनको देना पड़ेगा 14 दिन पूर्व की सूचना, 14 डे प्रायर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इनको। इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा को। दूसरा, पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वह पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो केवल लोकसभा में लाया जाएगा, केवल लोकसभा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा न हो कि राज्यसभा का कोई व्यक्ति इनसे गुस्सा हो गया और वो पद से हटा दे। जिस सदन के ये पीठासीन अधिकारी हैं वही सदन इनको पद से हटाएगा, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा, जब 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लाने के लिए यहाँ पर लोकसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। तो यहाँ पर लोकसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। सभी बातें एकदम इत्मीनान से लिखिएगा। इसके बिना
14 दिन पूर्व अगर आपने नोटिस भी दिया तो मान्य नहीं होगा। ये माना जाएगा कि उस सदन के कम से कम 50 मेंबर 14 दिन पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को ये बताएंगे कि हम आपके खिलाफ पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया केवल लोकसभा में प्रारंभ की जाएगी और जब लोकसभा में इनके खिलाफ चर्चा होगा तो इस चर्चा में इनको उपस्थित होने का भी अधिकार होगा। तो लोकसभा के चर्चा में उपस्थित होने का भी अधिकार है। उपस्थित होने का अधिकार। अब लोकसभा अपनी कार्यवाही कर रही है तो इसमें क्या करेंगे आप, उपस्थित हो जाएंगे। और इवन इनको मत देने का भी अधिकार है, वोटिंग का भी अधिकार है। निर्णायक मत को छोड़कर नॉर्मल वोटिंग कर सकते हैं कि हमारे पक्ष में बात हो रही है कि विपक्ष में बात हो रही है, अगर वोटिंग करवाया जाए तो इनको वोटिंग करने का भी अधिकार है। चर्चा पर मतदान का अधिकार। तो अभी तक समझिएगा, हम लोकसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को अपने कार्यवाहियों के संचालन में जो सबसे बड़ा विशेष अधिकार दिया गया है वह दिया गया है पद की सुरक्षा दी गई है। यानी कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अनुशासन की कार्रवाई के तहत सदन छोड़ने के लिए कहते हैं तो कोई भी सदस्य या कुछ सदस्य मिलकर उनको पद से नहीं हटा सकते हैं। पद से तभी हटाया जाएगा जब कम से कम 50 सदस्य सिग्नेचर करके उनको इन्फॉर्म करें और ये इन्फॉर्मेशन 14 दिन पूर्व होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन करने के बावजूद भी उनको बाइकआउट नहीं किया जाएगा, उनको संसद की कार्रवाई में भी हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। दूसरा, उनको वोटिंग करने का भी अधिकार दिया जाएगा, शर्त बस ये है कि वो निर्णायक मत नहीं देंगे। अब इसके बाद से क्या होगा, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से अगर लोकसभा ने कुल सदस्यों के बहुमत से, तो यह है लोकसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत, लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत से उनको क्या करेंगे, हम पद से हटाएंगे। तो आप बताइए लोकसभा की अधिकतम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 552 होती है और 552 का बहुमत क्या दिखाई देगा, 1/2 + 1 दिखाई देगा और आप देखेंगे तो ये 272 या 273 के आसपास आएगा। यानी कि 1-2 लोग, 3-4 लोग, 5-10 लोग, 100 लोग मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं हटाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 273 के आसपास लोग चाहिए, तभी जाके लोकसभा का अध्यक्ष अपने पदों पर से हटेगा। बताइए ये लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया कि विशेषाधिकार है कि नहीं, प्रिविलेज है कि नहीं। लोकसभा का जो सदस्य नॉर्मल सदस्य होता है वो तो तुरंत ही अपने पद से हट जाएगा, इवन लोकसभा के स्पीकर ही हटा देता है। लेकिन लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए एक स्पेशल प्रक्रिया बनाई गई है, एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है और इस प्रोसीजर के एक एक बातों को मेरे साथ फिर से बोल लीजिएगा और विश्वास मानिए आप नोट्स बनाते रहिए और आप विश्वास रखिए कि जिस प्रकार के एग्जाम आप देने के सोच रहे हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। पहला पॉइंट, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद पर बने रहने के दौरान कुछ विशेषाधिकार दी गई हैं, जिसमें से पहला विशेषाधिकार है उसके पद की सुरक्षा। पद की सुरक्षा का मतलब ये होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष 5 साल तक अपने कामों को करता रहेगा, लेकिन अगर उससे कुछ त्रुटि होती है तो लोकसभा के 50 सदस्य 14 दिन पूर्व उसी को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद से लोकसभा के अंदर उसको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें उसको बैठने का भी अधिकार होगा, बोलने का भी अधिकार होगा और जरूरत पड़ी तो मत डालने का भी अधिकार होगा। उसके बाद से उसके खिलाफ बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा और ये बहुमत से किया गया पास प्रस्ताव कुल सदस्यों के बहुमत से पास किया जाएगा, यानी नॉर्मल तरीके से पास नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया लोकसभा के अध्यक्ष का एक विशेषाधिकार। अब हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का दूसरा विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार नंबर 2 लिखिए, निर्णायक मत का अधिकार। निर्णायक मत का अधिकार ये दूसरा विशेष अधिकार है। प्रॉपर नोट से बनाइए।
राइट टू कास्टिंग वोट, राइट टू कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का अधिकार। अब निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत देखिए क्या होता है। मत दो प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, मतदान होता है, लोकसभा में जो भी काम होता है वोटिंग से होता है, संसद में जो भी काम होता है वोटिंग से होता है। बताइए कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, इसी को वोटिंग कहते हैं। चलिए हाथ खड़ा कर लेते हैं, ये तो वोटिंग होता है। तो यहाँ पर होता है मतदान, वोटिंग होती है संसद में। और संसद में जो वोटिंग होती है वह साधारण प्रकार की वोटिंग होती है। अब साधारण वोटिंग का मतलब क्या हो गया? लोगों ने हाथ उठाया, मेंबर्स ने हाथ उठाया, कुछ लोग पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे। तो मान लीजिए वोटिंग में क्या हो गया, कुछ लोग पक्ष में हो गए और कुछ लोग विपक्ष में हो गए। और मान लीजिए कि हम लोकसभा के 543 मेंबर को चुनाव करके लेकर आए, तो 543 में से एक तो अध्यक्ष बन चुका है, तो अध्यक्ष बन चुका है, तो शेष कितने बचेंगे? 542 ही तो बचेंगे। लोकसभा के हमने 543 मेंबर का इलेक्शन करवा दिया, उस 543 मेंबर में से एक तो अध्यक्ष बना हुआ है, तब शेष कितने लोग हैं? 542। और ये किसी बातों पर वोटिंग करते हैं, तो मान लीजिए 272 लोग किसी के फेवर में वोटिंग करते हैं और 271 लोग किसी के फेवर में वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेटा देख के लग रहा होगा कि जिसको पक्ष में 272 लोग मिलेंगे वह विजयी हो जाएगा, और पक्ष में 272 मिले तो ये क्या हो गया? विजयी हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है। संसद में या लोकसभा में 543 मेंबर चुनकर चले आए हैं, इन 543 में से एक व्यक्ति को बना दिया गया अध्यक्ष, उसकी भूमिका अलग होती है, तो शेष व्यक्ति बन गए 542। इन 542 में से किसी भी मुद्दे पर मान लीजिए कि 72 लोगों ने पक्ष में वोटिंग किया और कुछ लोगों ने विपक्ष में वोटिंग किया, तो जिसको ज़्यादा मत मिला वो हो गया विजयी और उसका प्रस्ताव पास हो गया। ये है साधारण प्रकार का बहुमत। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है। लोकसभा का अध्यक्ष बस केवल काउंट कर लेता है और काउंट करने के पश्चात बताता है कि सत्ता पक्ष को या विपक्ष को इतने वोट मिले हैं, अतः उसका प्रस्ताव पास हो गया, विपक्ष को इतने वोट मिले हैं, अतः उसका प्रस्ताव फेल हो गया। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद में साधारण प्रकार का वोटिंग नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का मेंबर है और आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है तो भी वहीं से चेयर पर से हाथ उठाएगा कि हम भी वोट कर रहे हैं। साधारण वोटिंग करने का उसको अधिकार नहीं है। अगर वो अपने पद पर बैठा हुआ है, पीठासीन अधिकारी बना हुआ है, तो न तो सत्ता पक्ष की बातें सुनेगा न विपक्ष की बातें सुनेगा, बस केवल देखेगा कि कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, कितने लोग वोटिंग में नहीं कर रहे हैं और कितना इसका रिजल्ट आया है। सामान्य तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष को संसद में किसी भी प्रकार का या लोकसभा में किसी प्रकार का सामान्य मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उसको एक प्रकार का मत देने का अधिकार होता है जिसको कहते हैं निर्णायक मत। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कुछ और हो गया। जैसे मान लीजिए अचानक लोकसभा की कार्रवाई चली और लोकसभा की कार्रवाई चलने के बाद ये पार्टी है और बी पार्टी है और दोनों को लगा कि एक मुद्दे पर हमारी सहमति नहीं बन रही है। उस मुद्दे पर जब हमारी सहमति नहीं बन रही है तो हम एक काम करते हैं, जिस मुद्दे पर हमारी सहमति नहीं बन रही है हम वोटिंग करवा लेंगे। जैसे मान लीजिए कृषि कानून पर कांग्रेस और बीजेपी को लगा कि नहीं है, हम संसद सदस्यों के बीच से वोटिंग करा लेंगे। हमने वोटिंग करा लिया और ए को भी जब हमने वोटिंग कराया तो यहाँ पर मिला ए को भी 272 सीट और बी को भी मिला 272। अब जोड़िएगा 4 7 7 14 के 4 5 544 हो गया। 42 होना चाहिए था। इसको हम एक और कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, घटा लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि डेटा सही रहे। ए को मान के चलिए कि 250 मत मिला और बी को भी मान के चलिए 250 मत मिला और जो कुछ मेंबर थे 42 के आसपास वो वॉकआउट कर गए, वोट ही नहीं डाले। कोई आया भी नहीं, कोई वॉकआउट कर गया, वोट नहीं डाला। अब कोई मुद्दा है जहां पर ए को भी 50
बी को भी 250, ए को भी 250, बी को भी 250। इस दशा में क्या हो गया, मतदान टाई हो गया, मतदान बराबर हो गया। अब इस दशा में क्या किया जाए, इस दशा में किसको निर्णय घोषित किया जाए, किसको सफल माना जाए। तो इस दशा में क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष आगे बढ़ता है और या तो ए के पक्ष में या तो बी के पक्ष में, किसी के पक्ष में वोटिंग कर देता है। और देखिएगा, जिसके पक्ष में लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग करेगा वो विजयी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ए के पक्ष में उसने वोटिंग कर दिया, अपना वोट डाल दिया, तो ए को कितने मत मिल गए, ए को मिल गए 251 मत। और उसका एक मत क्या निर्णायक भूमिका निभाया कि नहीं, निर्णायक भूमिका निभाया, विजयी बना दिया। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया जो मत का अधिकार है उसको निर्णायक मत का अधिकार कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं। और कास्टिंग वोट तभी डाला जाता है जब दोनों में बराबर हो जाता है, जब टाई की दशा आ जाती है, इक्वल की दशा आ जाती है। और लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया यह निर्णायक मत का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 100 के तहत। ये कास्टिंग वोट जो होता है वो होता है आर्टिकल 100 के तहत। तो पहला हमने विशेष अधिकार देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद पर रहने के दौरान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, अन्य प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरी बातें हमने देखी कि लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्यों के तहत हर बातों में खड़ा करके अपना मत नहीं देता है, बल्कि वह मत तभी देता है जब निर्णायक मत की बात आती है। और निर्णायक मत का यह अधिकार उसको दिया गया है आर्टिकल 100 के तहत, आर्टिकल 100 के तहत। इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ और विशेषाधिकार होता है, और ये विशेषाधिकार होता है जिसको हम कहते हैं, तीसरा विशेषाधिकार लिखिएगा, वेतन, भत्ता और पेंशन का। ये प्रिविलेज होता है, वेतन, भत्ता और प्रिविलेज, पेंशन का, सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। संसद के जितने भी मेंबर होते हैं वो संसद के मेंबर्स के लिए वेतन और भत्ता का निर्धारण खुद संसद ही करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, प्रश्न बड़े बारीक पूछे जा रहे हैं आपसे। ये है आपके संसद, और इस संसद में होता है सदन, तो हमने भी बना लिया संसद में क्या, सदन। और संसद में जो सदन है उसका नाम है लोकसभा, और संसद में जो सदन है उसका नाम है राज्यसभा। और संसद के सदन में कौन बैठता है, तो संसद के सदन में बैठते हैं संसद के सदस्य। और संसद के जो सदस्य होते हैं वह अपने काम को ठीक तरीके से कर पाएं, इसके लिए इनको दिया जाता है वेतन भी, और इनको दिया जाता है भत्ता भी, और इनको दिया जाता है पेंशन भी। तीनों चीजें दी जाती हैं ताकि वह व्यक्ति निश्चिंत होकर अपने कामों को कर सके। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इन सदनों में बैठते हैं सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, अपने काम को सुचारू रूप से कर सके, उनके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना आए, इसलिए खुद संसद के द्वारा उनका वेतन, भत्ता और पेंशन निर्धारित किया जाता है। और यहीं पर आपको लगाना है स्टार कि संसद के सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो निर्धारित किया जाता है खुद संसद के द्वारा। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। संसद इसमें संशोधन करती रहती है। 1954 का अधिनियम था, 1991 में बातें गई, 2010 में बातें गई, अभी हाल ही में कोविड की वजह से सैलरी कट डाउन किया गया है। तो सब काम करने का काम करती है कौन, संसद ही करती है। अब लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः वह लोकसभा का ही तो मेंबर होता है, वह लोकसभा का ही तो सदस्य होता है, यानी कि वह भी तो एक प्रकार का सांसद होता है। और सांसद होने की वजह से उसको भी वेतन, भत्ता और पेंशन दिए जाते हैं। कुछ अलग प्रकार की वेतन, भत्ता और पेंशन की सिफारिश नहीं की जाती है। उसका जो वेतन, भत्ता और जो पेंशन होता है वह वेतन, भत्ता और पेंशन होता है दूसरी अनुसूची के अनुसार, दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल के अनुसार उसके वेतन, भत्ता और पेंशन का निर्धारण किया जाता है। और जो वेतन, भत्ता और जो पेंशन होती है वो भारत के संचित निधि पर भारित होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में, ये क्या होती है, ये होती है भारित। भारित का मतलब होता है चार्ज्ड, और चार्ज कहाँ पर होती है, ये होती है भारत के संचित निधि पर, भारत के संचित निधि पर।
ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक शब्द आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बातें तो आप अमूमन सुनते रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो भी वेतन भत्ता और पेंशन होते हैं वो दो तरीके से दिए जाते हैं। वेतन भत्ता और पेंशन संचित निधि से ही आती है। केंद्र सरकार के जो जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्ता और पेंशन संचित निधि से ही, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ही आती है। लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनके वेतन और भत्ता संचित निधि से आती तो जरूर है, लेकिन वह संचित निधि पर भारित होती है, यानी कि संचित निधि पर चार्ज्ड होती है। इसी को समझना है आपको। ये लोकसभा के अध्यक्ष और अन्य संवैधानिक पद को दिया गया एक विशेष प्रकार का प्रिविलेज होता है, विशेषाधिकार होता है। क्या होता है समझिएगा। भारित का मतलब क्या हो गया, इसको अभी मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए। यूं देखिएगा, यह है भारत का संचित निधि, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ही सभी प्रकार के पैसे, मुख्यतः मैक्सिमम जो पैसे होते हैं वहीं से भारत सरकार निकाल कर खर्च करती है। अब संचित निधि से पैसे निकालने के लिए आपको संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। जब तक संसद इसके ऊपर विनियोग विधेयक न पास कर पाए, अगर संसद जब तक इसको पास नहीं करती है, आप संचित निधि से पैसा किसी भी कीमत पर निकाल नहीं सकते हैं। अब संचित निधि से जब भी पैसा निकालेंगे तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, संसद के पास जाना पड़ेगा। और संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम राष्ट्रपति को हटा दें तो लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव जाता है तो लोकसभा राज्यसभा उस प्रस्ताव के ऊपर करती है चर्चा। बिना चर्चा के प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। और दूसरा, उस प्रस्ताव के ऊपर करती है मतदान, उस पर करती है वोटिंग। फिर मैं कह रहा हूं, इस बात को समझना है। लोकसभा के अध्यक्ष के हम विशेषाधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन और भत्ता और पेंशन मिलता है वो समान तरीके से नहीं है, वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, चार्ज होता है। इसका मतलब समझिएगा, ये है संसद, और संसद के पदाधिकारी हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये सदन है। और इसमें कोई भी प्रस्ताव जाएगा, इवन भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करने का भी प्रस्ताव जाएगा, तो इस पर करना पड़ेगा चर्चा, और चर्चा करने के साथ साथ इस पर करना पड़ेगा मतदान। दोनों चीजें होंगी, वोटिंग होगा कि हम फेवर में हैं, हम अगेंस्ट में हैं, ऐसा होगा। ये होता है संचित निधि से सामान्य तरीके से पैसे का निकाला जाना। लेकिन अगर संचित निधि से पैसे हम निकाल रहे हैं और संचित निधि से पैसे निकालने के लिए हम संसद के पास गए, संसद ने इस पर चर्चा तो किया लेकिन इस पर मतदान नहीं किया, वोटिंग नहीं किया, तो इसी को हम कहते हैं भारित। मतदान नहीं किया, केवल चर्चा किया, उसी को कहते हैं भारित। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की सैलरी कितनी बढ़ाई जाए, बस संसद को यही अधिकार है कि वो चर्चा करेगी कि नहीं श्रीमान जी, अगर आप सैलरी 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, चाहे 3 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वोटिंग नहीं होगा कि कौन इसके फेवर में है, कितनी सैलरी बढ़ाई जाए, कौन इतने फेवर में है कि सैलरी नहीं बढ़ाई जाए। ये मतदान पर मतदान नहीं होता है, बस केवल चर्चा करिए, और जो पास हो गया वो पास हो गया, इसी को कहते हैं भारित। तो अभी तक आपने क्या देखा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उनको न सिर्फ पद की सुरक्षा दी गई है, बल्कि पद की सुरक्षा के साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष को यह भी कहा गया है कि वे, गारंटी दी गई है उनको कि अगर अपने कार्यकाल पर आप बैठे हुए हैं तो अपने कार्यकाल पर बैठने के दौरान आपको किसी भी प्रकार का पैसे की कमी नहीं की जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह संचित निधि पर क्या होता है, तो संचित निधि पर भारित होता है। तो भारित का मतलब समझ गए ना, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह दिया गया है विशेषाधिकार। अब ठीक है, अब संसद ने उस पर चर्चा तो किया लेकिन संसद ने उस पर मतदान नहीं किया, और आपकी सैलरी आपके जेब में पहुंच गई। तो इतनी ही बातें नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बातें हैं। कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी होता है, अगर अपने पद पर बैठा हुआ है तो समानतः उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और भारत की संचित निधि पर भारित होने की वजह से उस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं कराया जाता है।
और जब तक वह अपने पद पर बना रहता है तब तक उसके वेतन भत्ता और पेंशन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे टर्म है अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन। यानी कि अगर 5 साल का कार्यकाल है तो इस 5 साल के कार्यकाल में आप किसी भी कीमत पर आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस, आपके पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। अपवाद एक है और ये अपवाद है आर्टिकल 360। और आर्टिकल 360 का मतलब हो गया वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश में वित्तीय आपात लगी है तभी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन में कटौती की जा सकती है, अन्यथा उस संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन में एक भी पॉइंट की कटौती नहीं की जाएगी। तो लोकसभा के अध्यक्ष को इतने प्रकार के विशेषाधिकार आपको दिए गए हैं जो मैंने आपको बताया। तो फिर एक बार समरी निकालते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बैठकर ठीक से अपने कार्यों का संचालन कर सके, इसलिए उसको कुछ विशेष प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे उसको पद की सुरक्षा दी गई है कि विशेष प्रक्रिया से ही उसको पद से हटाया जाएगा। वह सामान्य प्रकार का मत नहीं डालता है, निर्णायक मत डालता है आर्टिकल 100 के तहत। और दूसरा, उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी चर्चा जरूर होता है, मतदान नहीं हो पाता है। दूसरा, उसके वेतन और भत्ते में केवल वित्तीय आपात की दशाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस प्रकार ये लोकसभा का अध्यक्ष अपने कामों को ठीक तरीके से संचालित करता है। यह वीडियो एक संक्षिप्त वीडियो है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष के विशेष अधिकारों के बारे में आपने जाना। अगले वीडियो में हम लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बैठकर किन किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।